गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा से ग्रामीण विकास एवं सहकारिता की बात कर रहे थे। हम बीकॉम पार्ट 3 में एक चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, सहकारिता की विचारधारा, अर्थ, परिभाषा, लक्षण, उद्गम, विकास, उद्देश्य, महत्व, लाभ एवं दोष के संबंध में। मैंने बताया था आपको सहकारिता का प्रारंभ कैसे हुआ, सहकारिता का अर्थ क्या है। इसके बाद मैं बातें कर रहा था आपको सहकारिता की परिभाषाएं क्या है। इसमें मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बता दी थी। टेक्निकल कारण से वीडियो बंद हो गया था। अब मैं दोबारा से आपको बात कर रहा हूँ इसी चैप्टर पे, उससे आगे की बातें करेंगे अपन। देखिए, जो परिभाषाएं थी, 4 प्रकार की परिभाषाएं उन्होंने दी। पारस्परिक सहकारिता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषा, आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषा है, सहकारिता व्यापार विधि की मान्यता पर आधारित परिभाषा और वैधानिक परिभाषाएं। हमने पहली वाली आराम से पढ़ लेती है, अब सेकंड वाली बात करेंगे। आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। उसमें E.H. कैलवर्ट ने कहा है कि सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है, सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वच्छता पूर्वक, स्वच्छता मतलब इच्छा से, समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए संगठित यानी इकट्ठे होते हैं। जबकि डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के अनुसार सहकारिता आत्म सहायता एवं पारस्परिक सहायता दोनों ही है। यह ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त उपक्रम या संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से अशक्त हैं, यानी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और अपने पैरों पर खड़े होने का समर्थन नहीं रखते हैं, सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतः लाभ अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि अपर्याप्त वित्तीय साधनों से उत्पन्न अपनी असमर्थता पर विजय पाने और इस प्रकार आर्थिक दशा को सुधारने के लिए संगठन होते हैं। काटजू ने कहा, ये कैलाशनाथ काटजू ने। जबकि श्री V.L. मेहता ने कहा है कि सहकारिता उस विस्तृत आंदोलन का एक पहलू है जो समान आवश्यकता रखने वाले और समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने वाले व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठनों का प्रबंधन करता है। प्रोफेसर P.H. कैसलमैन ने कहा कि सहकारिता सामाजिक तत्वों से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। अब बात करते हैं तीसरी, सहकारिता व्यापार विधि की मान्यता पर आधारित परिभाषा है। इस वर्ग में शामिल विद्वानों ने सहकारिता को एक ऐसी व्यापारिक विधि माना है जो पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त है, पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त है, जिसमें साम्यवाद का अति समावेश भी नहीं है। देखिए, पूंजीवाद जो होता है उसमें उत्पादन और मूल्य पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है, और साम्यवाद फिर उत्पादन और नियंत्रण का क्षेत्र किसके पास होता है? सरकार के पास है, और दोनों की अति स्थिति बहुत खराब होती है। तो सहकारिता इन दोनों का समावेश नहीं है। इनमें सहकारिता का एक ऐसी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है जो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को मान्यता देकर संचालित होती है। इस संबंध में विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। सहकारिता व्यापार विधि की मान्यता पर आधारित परिभाषाएं में से श्री C.R. फे, मिस्टर C.R. फे के अनुसार यह मतलब सहकारिता, यह संयुक्त रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से निर्बल मनुष्यों मतलब कमजोर व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक संघ है। इसका संचालन निस्वार्थ भाव से इन शर्तों पर होता है कि वे सभी लोग जो इनकी सदस्यता संबंधी कर्तव्य को ग्रहण करने के तैयार है, उसी अनुपात में जिसमें वे इस संघ का प्रयोग करेंगे, संघ के लाभों का हिस्सा पाएंगे। उन्होंने ये कहा है फे ने कि एक संयुक्त व्यापार करने के उद्देश्य से निर्बल जो कमजोर लोग हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है। इसका संचालन निस्वार्थ भाव से होता है और इसकी सदस्यता और कर्तव्य ग्रहण करेंगे जो लोग होंगे जो इसका प्रयोग करेंगे, तो जो संघ होगा उसके लाभ में वो उतना ही हिस्सा पाएंगे।
पॉल लैम्बर्ट के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं द्वारा बनाई व संचालित की जाती है। यहाँ पे बता रहा हूँ उपभोक्ता जो उपभोग करेंगे वस्तुओं की, ठीक है। सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं द्वारा बनाई व संचालित की जाती है, जिसमें जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण समुदाय की सेवा करना होता है। प्रोफेसर पीएच केसलमैन ने इस संबंध में बोला है कि सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। इन्होंने आर्थिक पद्धति पर जोर दिया है। अतः मानव कल्याण के लिए आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य को प्रभावपूर्ण समन्वय इस व्यवस्था की अपनी विशेषता है। इसका आधार व्यवसाय एवं नैतिकता का गठन है, जो व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व को वास्तविकता का जामा पहनाता है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र व्यवसाय से जिस नैतिकता की उपेक्षा करते हैं, सहकार उसका पुजारी एवं भक्त है। सीलिगमैन ने कहा है कि तकनीकी अर्थ में सहकारिता उत्पादन और वितरण की क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा को त्याग कर सभी मध्यस्थ को हटाने की बात करता है। ये दलालों को बीच में हटाने की बात करता है। ये कहते हैं उत्पादक से लेके आएंगे और वितरण कर देंगे, और बीच में जो प्रतिस्पर्धा उसको त्याग कर हम मध्यस्थ जो बिचौलिए हैं उनको हटा देंगे। रॉनडेंट के अनुसार सहकारिता एक दोहरा हथियार है जो एक ही बार में एक और समाजवादी साम्राज्य की मूर्त अमूर्तताओं और दूसरी ओर व्यक्तिवाद की निष्फलता पर चोट करता है। अब बात करते हैं हम वैधानिक परिभाषा है। स्विट्जरलैंड के विधान के अनुसार सहकारी समिति अनिश्चित संख्या के सदस्यों का एक संगठन होता है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो विधान है सहकारिताओं के संबंध में, उनके अनुसार सहकारी समिति अनिश्चित संख्या के सदस्यों का एक संगठन होता है, जिसका उद्देश्य सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न द्वारा आर्थिक विकास है। जापान के सहकारी विधान के अनुसार, उनका विधान स्टार्ट हुआ था 1921 में। सहकारी समिति एक संगठन है जिसका अस्तित्व वैध है, जिसमें सीमित साधनों वाले व्यक्तियों इसलिए शामिल होते हैं कि वे सामूहिकता के सिद्धांत पर कार्य करके अपने आर्थिक स्तर को विकसित और उन्नत कर सकें। जबकि भारतीय सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारिता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं भारतीय सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारिता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सहकारी समिति, अभी परिभाषा के रूप में बोल रहे हैं, धारा 4 के अनुसार कि सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। सहकारी समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। ये बोलते हैं कि आप सहकारी सिद्धांत है वो की उसकी पालना करो। एक समिति है जो सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातों को महत्व दिया है। परिभाषाओं का कारण निश्चित रूप से आंदोलन को हानि हुई है। वास्तव में सहकारिता एक व्यापक विचार है, इसमें संकीर्ण परिभाषाओं के दायरे में बांधना बहुत मुश्किल है। अतः सहकारिता की एक परिभाषा होनी चाहिए जो व्यापक दृष्टि से दी गई हो। देखो कितनी सारी बातें की अपन 4 बात की थी अपन ने। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता, आर्थिक हितों में वृद्धि, सहकारिता एवं व्यापारिक विधि और वैधानिक दृष्टि। 4 तरह की परिभाषा आपने दे दी, अलग अलग अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक सर्वमान्य एक परिभाषा भी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो बात निकल के आती है सहकारिता की, वो ये बात निकल के आती है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, देखिए स्वावलंबन एक संगठन है जो स्वावलंबन है, पारस्परिक सहयोग है, आपस में सहयोग करते हैं, स्वेच्छा पर आधारित है, मतलब खुद की इच्छा पर संगठन में भाग लेते हैं,
समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध है, जिसमें सभी सदस्य समान हैं और लोकतांत्रिक प्रबंध है और न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। ये क्या करता है संगठन? निजी हित मतलब उसको कंट्रीब्यूटर को बेनिफिट भी देता है, व्यापार करते हैं वो उससे संबंधित आपस में मिलकर मेंबर्स बनकर, और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटते हैं। तो निजी हित हो गया। और सामाजिक मतलब समाज के हित, क्योंकि वो डायरेक्ट उत्पादक से लेते हैं बीच में और वितरण करते हैं, बीच में बिचौलिए नहीं होते, इसलिए ये सामाजिक हित के लिए कार्य करने वाली संगठन है। इसका उद्देश्य आप जानते हैं क्या है? लाभ कमाना नहीं होता, निश्चित रूप से लाभ कमाना नहीं होता। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है। ये पूंजीवाद की भांति न तो अवचेतनपूर्ण है, मतलब जिसमें चेतना नहीं है, और स्वचालित नहीं है, और ना ही ये समाजवाद की तरह राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, यानी ना ही ये राज्य के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये तो स्वयं व्यक्तियों का समूह है जो स्वेच्छा से आपस में मिलकर समानता, प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य स्वयं का हित और समाज का हित है। और ये आर्थिक आंदोलन है जो इसके अंदर हम सेवा भाव की बात करते हैं, ना कि हम लाभ की बात करते हैं। तो ये परिभाषा आपके सामने निकल के आ जाती है। कल इसके आगे हम बात करेंगे इसकी सहकारी अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है या विशेषताएं क्या है। थैंक यू वेरी मच।